चलो ठीक है। तो लास्ट टॉपिक एग्जैक्टली हम लोग स्टार्ट किए थे क्या, ठोस में दोष डिस्कस किए थे और एक बार हम लोग रिकॉल करके आगे बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि कंटिन्यूटी में आप लोग का पेपर ख़त्म हो गया है ना। तो अब कंटिन्यू फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना। और जो लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ठोस में दोष था, है ना। और जनरली हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था कि ठोस में दोष से पहले हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स के बारे में बात किया था। क्योंकि ठोस में दोष को समझने से पहले हमने उन कारणों को जानना चाहा था कि किस कारण के आधार पर ठोस का निर्माण संभव है ना। ठोस के निर्माण के लिए कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से घटक हैं जो अनुकूलित होने चाहिए, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि तापमान ठोस के निर्माण को प्रभावित कर सकता है ना। जैसे देखो ना, ठोस क्या होता है, निम्न तापमान पर स्थायी है और उच्चतम तापमान पर अल्पस्थायी है, मतलब अस्थायी आप कह सकते हैं, है ना। तो स्टेबिलिटी लो टेम्परेचर पे है। अगर किसी ठोस का टेम्परेचर आप हाई कर देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी। तो तापमान को मुझे क्या करना है, कम करना है ना। और एक निश्चित दाब भी अनुकूलित करना है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा क्या, एग्जैक्टली हम लोग रसायन शिखर बैच के वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या, ठोस में दोष, ठीक है ना। तो बेटा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इसमें, है ना, कि बेसिकली हम लोग क्या बात करते हैं। हमने बोला कि एक ठोस के निर्माण के लिए कुछ घटक होते हैं जो सहायक हैं। ठोस के निर्माण में जो घटक सहायक हैं उसमें से हमने एक चर्चा किया था तापमान का, और हमने बोला था कि तापमान कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। क्योंकि उच्चतम तापमान पर अणु, परमाणु और जो आयन होते हैं ना वो पिघल सकते हैं, और पिघल जाएंगे तो ठोस से किस रूप में आ सकते हैं, द्रव के रूप में रूपांतरित हो सकते हैं, गैस के रूप में रूपांतरित हो सकते हैं, अर्थात तरल पदार्थ के रूप में रूपांतरित हो सकते हैं। तो मुझे तापमान निम्न रखना है। फिर हमने बोला था कि मुझे ऊष्मीय ऊर्जा भी निम्न रखना है ना। ऊष्मीय ऊर्जा भी तापमान से रिलेटेड चीज़ है ना, कि ऊष्मा का प्रवाह अगर हम करते हैं तभी तापमान बढ़ेगा ना, है ना। तो ऊष्मा निम्न रखेंगे तब तो तापमान निम्न होगा, और अगर मैं ऊष्मा को मतलब तापमान को निम्न नहीं रखूँगा तो ऊष्मा भी निम्न नहीं होगा। तो मुझे एक निम्न तापमान की आवश्यकता, एक निम्न ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कोई ठोस है, कोई वस्तु है ना, उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है तभी वो ठोस के रूप में है ना। जैसे देखो ना, धूप बत्ती होता है ना, जलाते नहीं है तो उसका टुकड़ा जहाँ रखा हुआ है, लेकिन अगर उसमें हम लोग माचिस का तिल्ली लगाते हैं, जला देते हैं, तो वो टुकड़ा क्या होता है, वहीं पर रहता है या गैस के रूप में रूपांतरित होकर के, है ना। तो यानी हमने क्या देखा, तापमान बदलते ही वो अपना अवस्था भी क्या किया, बदल दिया, है ना। तो तापमान को कम रखना है, उसमें ऊर्जा को भी निम्न रखना है, गतिज ऊर्जा को भी निम्न रखना है। उसके साथ साथ फिर हमने और भी बातें किया था कि परमाणु के आकार को भी ध्यान में रखना है, कि बड़े से परमाणु, बड़े से परमाणु, बड़े से परमाणु, बड़े से परमाणु के बीच में छोटा परमाणु भी तो आ सकता है ना, जैसा लोहा में होता है ना। लोहा को जब हम पृथ्वी से निकालते हैं, 12th के चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों को पढ़ना है, 3 प्रकार का लोहा होता है, ठीक है ना, जिसमें से होता है पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, है ना, आघातवर्ध लोहा। तो लोहा जिस रूप में पहले मिलता है मुझे ना, वो कहलाता है पिटवा लोहा, पिग आयरन कहते हैं इसको। पिटवा लोहा में आयरन के साथ साथ 4% से अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। इसका मतलब कार्बन दूसरा परमाणु ना, आयरन तो है नहीं ना, लोहा तो है नहीं ना। तो कार्बन क्यों पाया जाता है, क्योंकि कार्बन का परमाणु आकार लोहे के परमाणु आकार से बहुत छोटा है। तो 4 परमाणु लोहा का तुम कुछ इस प्रकार रख दो और उसके बीच में एक छोटा परमाणु रख दो तो आसानी से आ जाएगा ना। तो वो फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है उसके वातावरण में अगर है तो मैं कहता हूँ क्या, कि किसी ठोस के निर्माण में हमको ये भी ध्यान रखना है कि उसके वातावरण में कोई छोटे परमाणु नहीं होने चाहिए। अगर उसके वातावरण में कोई छोटा परमाणु होगा तो वो उसके अंतर आणविक दूरी में आके ट्रैप हो जाएगा। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो कुछ फंडामेंटल फैक्टर है। दूसरा आपको मैंने ये भी बताया था कि कोई परमाणु है ना, सोडियम और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके नमक बनाना चाह रहे हैं। नमक भी तो ठोस ही है ना, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया भी तो हो रहा है। और अगर उसी वातावरण में, जिस बर्तन में आप रासायनिक अभिक्रिया संभव करा रहे हैं, अगर उसी बर्तन में सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव कोई दूसरा तत्व आ गया जिसकी अभिक्रियात्मक क्षमता तो सोडियम से अधिक है,
उसकी संयोजकता भी सोडियम से अधिक है। संयोजकता मतलब समझते हैं ना, कोई 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। स्ट्रोंशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2 क्लोरीन के साथ क्या कर सकता है, अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो हमको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि ठोस के निर्माण में उसके वातावरण में उससे छोटे परमाणु नहीं होने चाहिए, उससे अधिक अभिक्रियात्मक या अभिक्रियाशील परमाणु भी नहीं होने चाहिए। इन सब बातों को अगर हम समझ लेते हैं ना, तो ठोस के दोष को समझना क्या होता है, आसान होता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। तो मैं बेटा इसको एक बार रिकॉल कर रहा था कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठोस के दोष को समझ सकते हैं, है ना। अब हम बात कर रहे थे कि आखिर ठोस में दोष होते कितने प्रकार के, ठीक है ना। ठोस में दोष होते कितने प्रकार के, है ना। तो बात करते हैं बेटा कि ठोस में 2 ही प्रकार का दोष हो सकता है। होने का तो बहुत हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 2 दोष पढ़ते हैं। ठोस में जो 2 दोष हैं उसमें से सबसे पहला दोष था बिंदु दोष, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और दूसरा जो है वो है क्या, रैखिक दोष। तो दोष तो 2 ही प्रकार का है, या तो बिंदु दोष है या तो रैखिक दोष। बिंदु दोष का मतलब क्या होता है, हम वो समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला क्या कि मान लेते हैं हमारे पास कोई ठोस है, हमारे पास कोई ठोस है ना। और ठोस में क्या होते हैं, परमाणु का जो संरचना होता है वो क्रमगत होता है। क्रमगत परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए थे। लाइक जैसे एक परमाणु यहाँ पर है, दूसरा परमाणु यहाँ पर है, तीसरा इस शीर्ष पर है, चौथा इस शीर्ष पर है, 5वां यहाँ पे है, 6ठा यहाँ पे, 7वां यहाँ पे, 8वां यहाँ पे। इसका मतलब परमाणु की उपस्थिति जो है, परमाणु की उपस्थिति कहाँ पर है, लैटिस बिंदु पर है ना। इसको मैंने बताया था कि ठोस के वह बिंदु या क्रिस्टल तंत्र के वह बिंदु जहाँ कोई परमाणु, कोई अणु या कोई आयन उपस्थित है, वही बिंदु क्या कहलाता है, लैटिस बिंदु कहलाता है। अब मैंने बोला कि मैं किसी भी कारण से इसके किसी भी एक लैटिस बिंदु से मैं एक परमाणु को हटा दूं, इस परमाणु को मैं बाहर निकाल दूं, ठीक है ना। ये परमाणु यहाँ नहीं है, बाहर निकल गया, तो इसके संरचना में परिवर्तन आ जाएगा। और जब संरचना में परिवर्तन आएगा बेटा, तो संरचना में परिवर्तन कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है, ये चीज़ देख लेते हैं, है ना। कि उसके स्थान से, है ना, जहाँ से मैंने हटाया उसके स्थान से परमाणु बाहर निकल आएंगे। उसके स्थान से परमाणु क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ये वाला परमाणु यहाँ नहीं रहेगा। अगर ये वाला परमाणु यहाँ नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, उस जगह पे यहाँ पे परमाणु है, यहाँ पे भी परमाणु है, यहाँ पे भी परमाणु है, इस स्थान पे भी परमाणु है, यहाँ पे भी परमाणु है, इस स्थान पर है, लेकिन इस स्थान के परमाणु बाहर निकल गए। तो जहाँ पे परमाणु बाहर निकल गया, एग्जैक्टली वहाँ पर क्या होगा, एक रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाए। क्या उत्पन्न होगा, एक रिक्तियाँ, वैकेंसी। मतलब ये वाला स्थान जो है वो खाली हो गया, ये वाला स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। और ये वाला स्थान खाली हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्तियाँ बोलते हैं। तो रिक्तियाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैटिस बिंदु पर आए ना, है ना। कहाँ पे आए, सिर्फ एक बिंदु पर आए। इसलिए ऐसे दोष को बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। अर्थात क्रिस्टल तंत्र का वह दोष जिसमें क्रिस्टल तंत्र के किसी एक लैटिस बिंदु से परमाणु को बाहर निकाल दिया जाए, उसकी व्यवस्था से एक परमाणु को बाहर निकाल दिया गया, तो वैसे दोष को ही क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये भी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। दूसरा जो है हमारे पास वो है रैखिक दोष। क्या बेटा, रैखिक दोष। रैखिक दोष को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब मैंने बोला क्या कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, परमाणु का एक क्रमगत व्यवस्था है। कुछ इस तरीके से सटे हुए परमाणु एक दूसरे के साथ एक प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं, है ना, जहां उनका अंतर आणविक दूरी क्या है, निम्न है। मेरे शब्दों को समझे, मैंने क्या बोला, है ना। ये परमाणु का वह क्रमगत व्यवस्था है जिसमें परमाणु एक दूसरे से एक प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए। अगर ये परमाणु एक प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं और मैंने बोला किसी भी कारणवश, चाहे आपने तापमान में परिवर्तन किया हो, चाहे आपने दाब में परिवर्तन किया हो, चाहे आपने किसी भी प्रकार के घटक को प्रभावित किया हो, अगर उसके किसी एक कतार से, कतार समझते हैं ना, हॉरिजॉन्टल कतार होता है,
और किसी एक स्तंभ से, वर्टिकल स्तंभ होता है। तो मैंने बोला क्या, दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो ये कतार कहलाता है, और मैं ऐसे चलता हूँ तो स्तंभ कहलाता है, ठीक है ना, है ना। ऐसे चलता हूँ तो स्तंभ कहलाता है, और ऐसे चलता हूँ तो कतार। मतलब ए आपका कतार है तो बी आपका क्या है, स्तंभ। तो मैं बोल रहा हूँ क्या है, आप किसी एक स्तंभ से या किसी एक कतार से परमाणु को हटा दें। तो मैंने बोला मान लीजिए ना कि यहाँ से यहाँ तक के परमाणु को मैं हटा दिया, 1 2 3 4 परमाणु हटा दिया। जब 4 परमाणु हटा दिया तो इस व्यवस्था में कुछ त्रुटि उत्पन्न हुआ, और ये जो त्रुटि उत्पन्न हो रहा है उस त्रुटि को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 परमाणु का क्रमगत व्यवस्था है। 1 है, 2 है, 3 4 5 6। दूसरा में से मैंने नहीं हटाया, 1 2 3 4 5 6। तीसरा में से मैंने 4 को हटा दिया है, ठीक है ना। तो पहला है और आखिरी है, फिर नीचे कुछ नहीं हटाया। तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब बेटा हम लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है हम लोगों को, है ना, कि यहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ से हमने परमाणु को हटाया है उस स्थान पर, उस स्थान पे, है ना, जहाँ से हमने परमाणु को हटाया है उस पूरे स्थान पर क्या उत्पन्न हो गया, रिक्तियाँ उत्पन्न हो गया। समझ आए, ये पूरा का पूरा स्थान खाली हो गया। क्लियर है ना। तो पूरा एक रेखा का परमाणु हटाया ना मैंने, इसलिए ऐसे दोष को हम लोग क्या कह देते हैं, रैखिक दोष। रिक्तियाँ तो है ही लेकिन दोष कैसा है, रैखिक। रिक्तियाँ तो है ही लेकिन दोष कैसा है, बिंदु दोष। तो बेटा दोष 2 ही प्रकार से हो सकता है, या तो क्रिस्टल तंत्र के किसी एक परमाणु को आपने वहाँ से हटा दिया, या क्रिस्टल तंत्र के, ठीक है ना, पूरे कतार में से या पूरे स्तंभ में से किसी परमाणु को हटा दिया, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, परमाणु तो मिसिंग हो गया। तो जहाँ से परमाणु हटा, अभी आप अपने बेंच से बाहर निकल जाएगा तो स्थान खाली हो जाएगा ना, है ना। तो रिक्त कहेंगे ना, बेंच रिक्त हो गया, सीट खाली हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं ना सेम चीज़ है कि परमाणु अपने लैटिस बिंदु से हटकर क्रिस्टल तंत्र से बाहर निकल गया। जब ये क्रिस्टल तंत्र से बाहर निकल गया तो क्या उत्पन्न कर रहा है, रिक्तियाँ उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है, रिक्तियाँ। और यही रिक्तियाँ दोष चूंकि एक रेखा में है इसलिए क्या कहेंगे उसको, रैखिक दोष कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक दोष। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमको रैखिक दोष नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, बिंदु दोष के प्रकार पढ़ने। क्या पढ़ना है, बिंदु दोष के प्रकार। तो आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वो पढ़ेंगे क्या, बिंदु दोष के प्रकार, है ना। हो सकता है व्यूअर को दिखाई ना दे ये कलर, है ना, और दिखाई भी देगा तो सफ़ेद ही दिखाई देगा, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं बिंदु दोष के प्रकार, है ना बेटा। तो बिंदु दोष का जो प्रकार होता है जनरली, है ना, बिंदु दोष का जो प्रकार होता है जनरली वो 3 ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं। जब ये 3 प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो मैंने बोला कि हमको समझना है बिंदु दोष। तो 3 प्रकार का दोष है ये। तो 3 प्रकार का दोष में सबसे पहला है बेटा क्या, स्टाइकियोमेट्री ही लिख दूं। अच्छा छोड़ो इसको, ये छोटा हो रहा है ना, इसको हटा ही देता हूँ, हमारे लिखावट से बाहर जा रहा है ना। तो मैंने बोला देखो क्या बिंदु दोष के प्रकार हैं। तो हमने बोला एग्जैक्टली बिंदु दोष जो है ना ये 3 प्रकार का है ना। पहला जो है वो है क्या, स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री दोष, ठीक है। दूसरा जो है बेटा वो है नॉन स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, ठीक है ना। और तीसरा है आपका अशुद्धियां दोष। अशुद्धियां दोष, ठीक है। तो एक एक करके हमको 3 दोष पढ़ना है। पहला स्टाइकियोमेट्रिक दोष, दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और तीसरा अशुद्धियां दोष।
स्टाइक्योमेट्री मतलब आप ना इसको आप नंबर आप कर सकते हैं। देखिए क्या आप ऐसा समझिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कोई रिएक्शन लिखता हूँ मैं आपके लिए, एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, आप उसको समझने का कोशिश कीजिए। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर CH4 दैट मीन्स मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ जला रहा हूँ मैं मीथेन को। ये होता है ना कोल गैस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि कोयले की खदान में मिलता है। आप इसको नेचुरल कंप्रेस गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना, नेचुरल कंप्रेस गैस भी बोलते हैं आप, ठीक है ना। CNG जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG होता है ना, CNG पर इंजन चलता है, तो CNG में क्या है, मीथेन ही है। तो मैंने बोला मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, तो कार्बन है ना बेटा यहाँ पे, है ना। मीथेन में कार्बन भी और मीथेन में हाइड्रोजन भी है, दो है ना। तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाइएगा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन भी तो है ना, उसका हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, H2O। समझ गए ना। अब समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और, ठीक है। कितना कार्बन है यहाँ पे, इसमें देखो एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कितना है, 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा मुझे। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ना। अच्छा अब ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 गया, 2 दूना 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, है ना। तो मैं देख रहा हूँ क्या, इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, और फिर जल का 2 मोल है ना। तो क्या किया मैंने, उस केमिकल रिएक्शन को हमने एक नंबर से बैलेंस किया। यहाँ पर नंबर लगाना पड़ा 2, यहाँ पे नंबर लगाना पड़ा 2। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम किसी नंबर से बैलेंस करते हैं ना, तो वो बैलेंसिंग स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कहलाता है। मतलब न्यूमेरिकली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज नोन एज क्या, केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब मुझे पता करना है कि स्टाइक्योमेट्री अगर है तो ये इसका कुछ ना कुछ लेना देना किससे होना चाहिए, नंबर बदल देंगे तो। जैसे देखो ना, मतलब मैंने बोला क्या, मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर FeO है, तो क्या हम लोग Fe2O3 भी तो लिख सकते हैं, हमने Fe3O4 भी तो लिख सकते हैं। अच्छा FeO में 1 लोहा 1 ऑक्सीजन, Fe2O3 में 2 लोहा और 3 ऑक्सीजन, Fe3O4 में 3 लोहा 4 ऑक्सीजन। आप नंबर बदल दे रहे हैं तो सूत्र बदल जा रहा है, वही हो रहा ना, है ना। आपने क्या किया, लोहा का नंबर बदल दिया तो फॉर्मूला बदल गया। तो वैसे दोस्त जिसमें नंबर बदलने के साथ साथ, वैसे दोस्त जिसमें नंबर बदलने के साथ साथ क्या बदल जाए, सूत्र बदल जाए, वो दोस्त क्या कहलाएगा, नॉन स्टाइक्योमेट्री। और वैसे दोस्त जिसमें नंबर बदलने के साथ साथ सूत्र ना बदले तो क्या होगा, स्टाइक्योमेट्री दोस्त, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, क्रिस्टल तंत्र के वह दोष है ना जिसमें क्रिस्टल तंत्र का रासायनिक सूत्र अपरिवर्तित हो, वह दोष क्या कहलाएगा, स्टाइक्योमेट्री दोष कहलाएगा, ठीक है ना। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, क्रिस्टल तंत्र के वह दोष है ना जिसमें क्रिस्टल तंत्र का रासायनिक सूत्र अपरिवर्तित हो, है ना, उसे स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। और क्रिस्टल तंत्र के वह दोष, ठीक है ना, जिसमें रासायनिक सूत्र परिवर्तित हो, वह दोष क्या कहलाएगा, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहलाएगा। समझ में आया, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, लोहा का मेरे पास एक रॉड है, बड़ा सा एक रॉड है लोहे का, ठीक है ना। मैंने बोला लोहे का एक बड़ा सा रॉड है, ठीक है। और हम क्या करें, इस लोहे के रॉड से एक एम्प्टी, एक वॉइड्स क्रिएट कर दें, मतलब यहाँ से ऐसे कट मार देंगे। सॉरी बेटा, एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ, मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक एक कट मार देंगे। तो जब कट मारेंगे बेटा तो हमारे पास जो मिलेगा लोहा, है ना, उसका शेप कुछ ऐसा मिलेगा ना। तो यहाँ से तो आपने मिलियंस ऑफ एटम हटा दिया, है ना। एटम तो बहुत छोटा छोटा होता है ना, इतना बड़ा गड्ढा कर दिया तो मिलियंस ऑफ एटम मैंने हटा दिया। तो यहाँ तो रही थी एक एटम हटाने की बात, यहाँ तो मैंने मिलियंस ऑफ एटम हटा दिया। तो क्या इससे लोहे का फॉर्मूला पर कोई फर्क पड़ा? सूत्र तो अभी भी Fe है, पहले भी आया समझ में। तो ये दोस्तों क्या है, सूत्र को प्रभावित कर ही नहीं रहा,
तो वह दोष जिसमें सूत्र प्रभावित न हो, सूत्र अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना, वो दोष क्या कहलाएगा? दोष तो है क्योंकि आपने परमाणु हटा दिया, क्रिस्टल तंत्र में गड्ढा बन गया, है ना, ठीक है ना, क्योंकि इसके भीतर तो बहुत सारे क्रिस्टल होंगे ना, क्योंकि अगर मैं बोलूँ छोटे छोटे क्रिस्टल ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है ना, फिर ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे, और मैंने बोला हर पॉइंट पर एक एक परमाणु है, एकदम छोटा 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 परमाणु है ना, एकदम छोटा छोटा सा परमाणु, माइक्रोस्कोपिक है ना, है ना, तो बहुत छोटा छोटा मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, उतने डॉट तो मैं यहाँ बना भी नहीं सकता हूँ जितने डॉट हट गए होंगे उसके बीच में, है ना। एक बिंदु में कहा जाता है कि प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली देखते हैं अगर आप, है ना, तो अगर मैं ये बिंदु बनाऊं ऐसे और ये बिंदु बनाऊं ऐसे, दोनों बिंदु में इनफाइनाइट बिंदु निहित है, ठीक है ना, आप उसको जूम करके देख सकते हैं, है ना, उससे भी तो छोटा पॉसिबल हो सकता है ना, ये भी तो बड़ा हो गया, ज़्यादा चोट लग गया उसको, है ना, ये तो टच पर काम करता है ना, जैसा टच होगा ये भी बड़ा सा होगा, उससे तो अच्छा था कि मैं सटा के ही लिख रहा था, ये तो बिना, है ना, तो कह सकते हैं क्या कि एक बिंदु के भीतर भी इनफाइनाइट बिंदु निहित है। मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, अगर एक अच्छे टीचर से आपको मुलाकात होगी ना तो वो समझा देंगे, है ना। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे क्या, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में एक बात होता है ना, कहा जाता है मैथमेटिकली क्या, ये एक सर्कल है, ठीक है ना, और इस सर्कल से आप एक टेंजेंट पास आउट कर देते हैं, तो क्वेश्चन होता है कि वो टेंजेंट सर्कल को कितने बिंदु से काटता है या कितने बिंदु से टच करता है, तो जनरली आंसर होता है 1, ठीक है ना, जनरली आंसर होता है 1। लेकिन मान के चलो कि सर्कल है और इस सर्कल के किसी पॉइंट से वो टेंजेंट, मान लो ना टेंजेंट यहाँ से गुजरा, तो सटा भी नहीं, टेंजेंट यहाँ से गुजरा, तो एक ही बिंदु थोड़ा इनफाइनाइट बिंदु उसके भीतर भी है, तो वो फिर हाई टेक्नोलॉजी हाई लेवल स्टडी हो जाएगा, आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने बोला क्या, अगर मैं यहाँ से परमाणु को हटा रहा हूँ तो क्या इसके फॉर्मूला पर कोई फर्क पड़ा? तो ये जो दोष होगा वो दोष किस में आएगा? हाँ नहीं बेटा, स्टाइकियोमेट्री, है ना, स्टाइकियोमेट्री, फॉर्मूला बदल नहीं रहा है, ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, फॉर्मूला बदल नहीं रहा है, समझ गए ना। तो स्टाइकियोमेट्री दोष जो है ना वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। 2 प्रकार का मतलब 2 प्रकार के आणविक और परमाणविक ठोस के लिए और 2 प्रकार के लिए आयनिक ठोस के लिए। तो हम 4 प्रकार के स्टाइकियोमेट्री दोष की बात के बारे में बात करें। कितने प्रकार का बेटा? 4 प्रकार का स्टाइकियोमेट्रिक दोष है ना। तो देखो हम लोग बात कर रहे थे स्टाइकियोमेट्री दोष के प्रकार, आ रहा ना समझ में? स्टाइकियोमेट्रिक दोष के प्रकार है ना, स्टाइकियोमेट्री दोष के प्रकार, तो है ना, स्टाइकियोमेट्री दोष के प्रकार। तो देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। सबसे पहला इसमें होता है कौन सा, बोलो बेटा? रिक्तिका दोष, हाँ रिक्तिका या रिक्तियां दोष, इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? वैकेंसी डिफेक्ट्स, ठीक है। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है अंतरकाशी, अंतरकाशी दोष, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ठीक है। और तीसरा जो होता है बेटा आपका, है ना, वो होता है फ्रैंकल, फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ठीक है ना। इसको फ्रैंकल दोष कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? फ्रैंकल दोष, ठीक है ना। चौथा जो होता है ना शॉटकी, शॉटकी दोष, ठीक है ना, शॉटकी डिफेक्ट्स, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं क्या यहाँ पर 4 तरीके का डिफेक्ट्स है,
है ना, कौन कौन सा है, रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, और दो तरीके का कौन सा है, फ्रैंकल डिफेक्ट्स एंड शॉटकी डिफेक्ट्स, ठीक है ना। यहां पर आपको याद रखना है क्या, ये जो दोनों है, ये दोनों डिफेक्ट्स जो हैं, ये दोनों डिफेक्ट्स पाए जाते हैं परमाणविक ठोस तथा आणविक ठोस में, ठीक है ना, परमाणविक ठोस तथा आणविक ठोस में। हाँ, जैसे बर्फ का उदाहरण दिया था ना मैंने, बर्फ है ना, तो बर्फ अणु आणविक ठोस है, H2 के अणु पाए जाते हैं, उसमें से वैकेंसी दोष हो सकता है ना, रिक्तियां दोष हो सकता है। अब फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष जो होता है ना, वो किस प्रकार के ठोस में होते हैं, आयनिक ठोस में। तो ये आयनिक ठोस का दोष है, और वो क्या है आपका, परमाणविक और आणविक ठोस है। समझ में है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना, इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, है ना। तो हम लोग बेटा इसके बारे में बात करेंगे, मतलब ये दोनों दोष जो है वो किस प्रकार के ठोस में पाए जाते हैं, परमाणविक ठोस और आणविक ठोस में। होगा क्या, ये चीज समझ लेते हैं, ठीक है। रिक्तियां, ऐसा तो अभी हमने पढ़ा था कि बिंदु दोष भी एक प्रकार का, बिंदु दोष के भीतर का क्या है, एक प्रकार है रिक्तिका दोष, जिसमें क्रिस्टल से आपने किसी परमाणु और अणु को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने बताया कुछ बातें हैं जो कि आपको सीखना है कि इस ऐसे दोष से क्या क्या प्रभावित हो सकता है। कोई ठोस है ना, उसमें इस प्रकार के दोष से क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, ये चीज हम लोग देखो, है ना। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहला रिक्तिका या रिक्तियां दोष। रिक्तियां दोष, ठीक है ना। अब समझिएगा रिक्तियां दोष होता क्या, तो रिक्तियां दोष कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ना कि हम क्रिस्टल तंत्र बना रहे थे, ठीक है, ये परमाणु का परस्पर एक प्रबल आकर्षण का क्रमगत व्यवस्था है, ठीक है ना। और आप कर क्या रहे हैं, ठीक है ना, आप कर क्या रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ना कि इसमें अगर मैं बात करूं कि देखो ना, इसके चारों तरफ 4 एटम है, फिर इसके चारों तरफ 4 परमाणु है ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो एक ठोस का आकार बना। आपने किसी प्रकार से यहाँ इस परमाणु को आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, इस परमाणु के तापमान को आपने बढ़ा दिया, है ना। तो जब हम तापमान बढ़ा देंगे तो यहाँ से तो परमाणु बाहर आ गया ना, पिघल जाएगा, द्रव रूप में रूपांतरित हो जाएगा, तो क्रिस्टल में रूपांतरण आ गया। क्रिस्टल में रूपांतरण क्या आया कि वो स्थान रिक्त हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5, मैंने सिर्फ एक ही हटाया, 1 2, ठीक है ना, तीसरा है, चौथा हटा दिया है, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और हमने क्या किया हमने जहाँ से परमाणु को हटाया है वहाँ पे एक रिक्तियाँ उत्पन्न हो गया, ठीक है। अच्छा, ये करने के लिए हमने काम क्या किया, तापमान को परिवर्तित किया। या नहीं होता, छेनी हथौड़ी होता है ना, ठोस पे ऐसे रखे हथौड़ी मार दिए तो छेनी से वहाँ का परमाणु हट जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यानी आपने क्या दिया, बल दिया, दाब दिया, है ना, वो सब आप रूपांतरित कर रहे हैं। तो मैंने बोला मैं प्रैक्टिकली, चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, मैंने तापमान रूपांतरित किया, और जब तापमान रूपांतरित किया तो एक परमाणु हट गया। तो बेटा समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं बोलूँगा कि अगर ये लोहा है तो एक परमाणु से हटने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये भी क्या है, लोहा ही है। अच्छा, लोहा क्या होता है, चालक है, तो लोहा का एक परमाणु हटा भी देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा उसकी प्रकृति पर, ये चालक ही है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि ये लोहा नहीं है, ये प्लास्टिक है, तो ये चालक है कि कुचालक है ना। मैंने बोला कि ये प्लास्टिक है, ठीक है ना, ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक है तो कुचालक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब भी तो ये प्लास्टिक ही है ना, तो अब ये भी क्या होगा, कुचालक ही होगा, है ना। मतलब वो अपनी प्रकृति का त्याग नहीं करेगा। अगर चालक है तो चालक ही रहेगा, कुचालक है तो कुचालक ही रहेगा, उदासीन ही रहेगा। मतलब आवेश का कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है ना, आवेश का कोई प्रभाव नहीं होगा।
है ना। चालकत्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कुचालकत्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा। चालकत्व, कुचालकत्व है ना, अप्रभावित होंगे, अप्रभावित होंगे। लेकिन कुछ तो प्रभाव दिखेगा ना बेटा। क्या प्रभाव दिखेगा? रिक्तियां उत्पन्न हुआ, यानी एक परमाणु कम है। तो प्रभाव जो हमको दिख रहा है वो दो दिख रहा है। पहला प्रभाव जो दिख रहा है वो है रिक्तियां, और दूसरा जो प्रभाव दिखेगा उसका, यहां पर देखो ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 10 15 परमाणु का द्रव्यमान है। यहां पर कितने परमाणु का द्रव्यमान है? यहाँ पे एक परमाणु कम हो गया, 14 परमाणु का द्रव्यमान है। तो फर्क पड़ रहा है। फर्क कहां पड़ रहा है? द्रव्यमान पर। लेकिन बेटा एक बात और, इसका आयतन जो था वही आयतन है। आयतन पर कोई प्रभाव, अगर आयतन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो हम कहते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको घनत्व कहते हैं, और घनत्व इज इक्वल टू होता है क्या? द्रव्यमान बटा में आयतन। अब एक बात बताओ बेटा, दोष उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल तंत्र का अर्थात ठोस का द्रव्यमान घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो घनत्व देखो, मतलब द्रव्यमान घट रहा है तो घनत्व भी घट जाएगा। तो 3 प्रकार का प्रभाव पड़ेगा क्रिस्टल पर। क्या? क्रिस्टल में रिक्तियां उत्पन्न हो जाएंगी, अर्थात खाली स्थान उत्पन्न हो जाएगा, उसके द्रव्यमान रूपांतरित हो जाएंगे, द्रव्यमान घट जाएंगे, और दूसरा चीज क्या? क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा। समझ में आया ना? कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना? तो हम कह सकते हैं कि रिक्तियां दोष क्या है, देखो, है ना। तो कह सकते हैं क्या? वह बिंदु दोष ये सब बेटा देखो, ये सब भी बहुत मतलब टेक्निकल प्रॉपर्टीज है जो कि आपको याद रखना है ना। इतनी सारी बातें आपको एक साथ नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन ये टेक्निकल वर्ड है, आपको ध्यान रखना है कि लोहा में देख रहे हैं तो लोहा चालक है तो चालक ही रहेगा। यही सेम दोष हम प्लास्टिक में देख रहे हैं तो प्लास्टिक कुचालक है तो कुचालक ही रहेगा। समझ में आया ना? है ना। आवेश कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पूरा परमाणु हटा दिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन हटा, इसलिए आवेश पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर आवेश पर प्रभाव नहीं होगा तो चालकत्व और कुचालकत्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन प्रभाव होगा तो किस पर प्रभाव हो जाएगा? द्रव्यमान पर प्रभाव हो जाएगा। क्रिस्टल तंत्र का द्रव्यमान बदल जाएगा, क्रिस्टल तंत्र में रिक्तियां उत्पन्न हो जाएगी और क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा। समझ में आया ना? इन सब बातों पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं वह बिंदु दोष, ठीक है ना, वह बिंदु दोष जिसमें किसी क्रिस्टल जालक से लैटिस बिंदु हटाकर रिक्तियां उत्पन्न करें, ठीक है ना, उसे रिक्तियां दोष कहते हैं। उसे रिक्तियां दोष कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, दूसरा जो था बेटा वो क्या था? एक और था ना, दूसरा था आपका, क्या था दूसरा? अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष। तो देखिए अंतरकाशी दोष क्या कहलाता है ना? इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ठीक है ना, समझ गए ना? और एक कंपाउंड होता है ना, एक कंपाउंड होता है, समझिएगा, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है। इसका उदाहरण होता है ZnH2, हाँ, CdH2, मतलब जिंक धातु है, हाइड्रोजन अधातु है ना। अब जिंक का परमाणु आकार बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन का परमाणु आकार छोटा है। तो मैंने बोला अगर मैं जिंक का क्रिस्टल बनाऊं मैं,
जिंक के परमाणु को एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जोड़ा जाए, है ना, एक क्रमगत व्यवस्था में, फिर भी उसके परमाणु के बीच में जो अंतरकाशीय स्थान है, ये जो अंतरकाशीय स्थान है, ये जो अंतरकाशीय स्थान है, ये जो अंतरकाशीय स्थान है, यहाँ पर भी अंतरकाशीय स्थान है, ये भी अंतरकाशीय स्थान है, ये भी अंतरकाशीय। अगर इस अंतरकाशीय स्थान पर, ठीक है ना, अगर इस अंतरकाशीय स्थान पर हाइड्रोजन जैसे छोटे अधातु या छोटे परमाणु फंस जाए, ट्रैप हो जाए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे 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 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, तो एक जिंक, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन हो सकता है ना, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, इस स्थान पर भी तो हाइड्रोजन ट्रैप हो सकता है, और ये जिंक है। तो मैंने बोला एक जिंक के साथ दो हाइड्रोजन को ट्रैप कर दिया जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है, तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स भी तो होगा, है ना, यही ना अंतरकाशीय दोष है। मतलब बड़े परमाणु के अंतरकाशीय स्थान पर अगर छोटे परमाणु ट्रैप हो जाएं, फंस जाएं, अटक जाएं अपने परमाणु आकार के कारण, अगर उसके वातावरण में उपस्थित हैं तब, तो लोहा तो हम अपने घर में नहीं बना रहे हैं, हमको प्रकृति दे रहा है, धरती से सिर्फ हम निकाल रहे हैं। टाटा स्टील का तुमने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा फर्म है, नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी का मतलब होता है क्या, मतलब देश में 9 ऐसे कंपनी हैं जो रोज़गार उत्पन्न करते हैं, सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण के लिए सहायता करते हैं, और देश के आर्थिक स्थिति पर उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे कंपनी को नवरत्न कंपनी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो ना, अगर तुम टाटा की संपत्ति को हटा दो तो भारत से संपत्ति कम हो गया, तो भारत से संपत्ति कम हो गया तो प्रति आय कम हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो गया ना, उतना करोड़ तुम, कितना मिलियन तुम हटा दिया तो तुम पॉवर्टी लाइन पर, भारत का जो इनकम है वो पॉवर्टी लाइन पे आ जाएगा, है ना। तो हम कहते हैं वैसे कंपनी को, तो क्या टाटा टिस्को क्या कर रहा है, लोहा को धरती से निकाल रहा है और उसको शुद्ध करके सिर्फ दे रहा है, लोहा बना नहीं रहा आपके लिए। कितनी बड़ी कंपनी है, धरती से निकालता है वो लोहा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं क्या कि लोहा का भी बात अगर मैं करूं तो ये है लोहा आपका Fe, है ना, और उससे छोटा परमाणु है कौन सा, कार्बन। उससे छोटा परमाणु है कौन सा, कार्बन। अब तो काला मैं बना नहीं सकता हूँ उसमें, है ना, तो ब्लू बना देता हूँ, ठीक है ना, कार्बन है, ठीक है ना। तो ट्रैप हो गया ना ये कार्बन, और ये कार्बन तो नहीं था ना, ये क्या था आपका Fe है। तो इस Fe के जालक में जो, या क्रिस्टल तंत्र में जो अंतरकाशीय स्थान उपस्थित है, उस अंतरकाशीय स्थान पर ये कार्बन ट्रैप हो गया। तो लोहा या जिंक हो, लोहा भी सुचालक है, जिंक भी सुचालक है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उष्मा का भी चालकत्व है इसमें, विद्युत का भी चालकत्व है इसमें। तो ये उष्मा को भी प्रवाहित करा सकता है, विद्युत को भी प्रवाहित करा सकता है। तो इसके चालकत्व पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चालकत्व अप्रभावित है। लेकिन आपको कुछ दिख रहा होगा, ऐसे बहुत सारे कार्बन एटम फंस गए तो इसका द्रव्यमान ये बढ़ गया ना। अगर द्रव्यमान बढ़ गया तो घनत्व बढ़ गया, द्रव्यमान भी बढ़ा दिए तुम, घनत्व भी बढ़ा दिए तो कठोरता बढ़ गया, वो भी हार्ड हो गया। हार्ड हो जाएगा। कुछ कुछ तो ऐसा हार्ड हो जाता है डायमंड का बाप निकल जाता है ना, ठीक है ना। बोरोन, अगर तुम जिंक में बोरोन ट्रैप कर दो ना तो उसका हार्डनेस डायमंड के हार्डनेस के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं द्रव्यमान बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया, कठोरता बढ़ गया, तो बेटा गलनांक बिंदु क्या मुंह ताकेगा, बैठल बैठल नहीं ना, वो भी कहेगा तुम कठोर हो गया तो हम कहाँ पिछड़ेंगे, हम भी बढ़ जाएंगे, है ना। तो गलनांक बिंदु बढ़ जाएगा, कठोरता बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन क्या अप्रभावित रहेगा, क्या अप्रभावित रहेगा, अप्रभावित रहेगा क्या क्या, आवेश। उदासीन है तो उदासीनता, उदासीन ही रहेगा, ठीक है ना। चालकत्व, ये सब क्या रहेगा,
अप्रभावित रहेगा। समझ में आया ना? तो ऐसे दोष को ही क्या कर सकते हैं हम लोग? अंतरकाशी दोष बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ठीक है ना? तो अंतरकाशी दोष क्या हो गया? यानी क्रिस्टल तंत्र के वह दोष। मैं कभी कभी बड़ा खराब लिख देता हूँ, है ना? और एक आगू कॉल करके भी बोला कि सर थोड़ा आप बढ़िया से लिखिए, है ना? पिछले वाले वीडियो में नंबर था ना, तो एक बच्चा कॉल करा, सर आप थोड़ा सा हिंदी अच्छा से लिखिए। अब हम क्या करें, इसमें हमारा दोष है ये, जैसे ये ठोस का दोष है हमारा हैंडराइटिंग हमारा दोष है ना? तो इंटरस्टिशियल ठोस डिफेक्ट्स, है ना, क्या करता है बेटा, है ना? क्रिस्टल तंत्र के वह दोष, ठीक है ना? ठीक है, क्रिस्टल तंत्र के वह दोष जिसमें कुछ छोटे परमाणु, हाँ, जिसमें कुछ छोटे परमाणु जैसे, है ना, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या कुछ हद तक आर्सेनिक या सल्फर, ये सब छोटा छोटा परमाणु होता है, ये सब फंस जाता है, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर जैसे, फिर से देखो लिख, है ना, जैसे तत्व, ठीक है ना, अंतरकाशी स्थान को ग्रहण करें, अंतरकाशी स्थान को ग्रहण करें, ठीक है, उसे अंतरकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? समझ में आ गया? ठीक है ना? काफ़ी है इतना लगता है ना? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना? तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, है ना? इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना? बड़ी बड़ी बात क्या करूं, आप लोग देख ही रहे हैं कैसा पढ़ाते हैं हम लोग, है ना? कंटिन्यूटी में कोई बच्चा अगर पढ़ भी लेगा तो उसको किसी भी प्रकार की मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? इस पर बचा जो दो है ना, आयनिक ठोस, उसके बारे में कल बात करेंगे। और फिर एक बार हम जहाँ तक पढ़े हैं ना, उसका एक MCQ लेके आएंगे, DPP जिसको तुम बोल सकते हो, उसको डिटेल से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो आपका जो डाउट रहेगा ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसको चालकत्व जो बोले ना, हाँ, समझ में नहीं आया। चालकत्व का क्या मतलब होता है, ऐसे समझिए। जैसे मैं बोला क्या कि लोहा का तार है ना, एक तरफ बैटरी का धनात्मक सिरा जोड़ दीजिए, एक तरफ बैटरी का ऋणात्मक सिरा जोड़ दीजिए और बीच में बल्ब जोड़ दीजिए, स्विच ऑन की जगह तो बल्ब जलेगा ना, मतलब वो विद्युत धारा प्रवाहित करने दे रहा है। अब मैं बोलूँ क्या कि उसको ना काट के, ठीक है ना, बीच बीच में कार्बन डाल करके, है ना, छोटा छोटा गड्ढा कर दें, बीच बीच में कार्बन डाल दें, छोटा छोटा गड्ढा कर दें, बीच बीच में हाइड्रोजन डाल दें और फिर स्विच ऑन करें, तब भी वो विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। अब समझ में आया? तो यानी उसके उपस्थिति और ना होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वही कहता है, उसके चालकत्व अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो बदल सकता है थोड़ा, लेकिन विद्युत धारा के प्रवाह पर विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? वैसे टर्म को ही चालकत्व कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन वाले आते नहीं? चलो ठीक है, फिर सी यू। ऐसे 11 बजे टाइम है सर आपको, क्योंकि उधर पढ़ने जाते हैं हम दोनों।